नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपनी YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक नई महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं। मैं आज से एक नई श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहा हूं जो उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर बने रहें। जितने भी नए सब्सक्राइबर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड से संबंधित ये श्रृंखला का पहला भाग। जो उत्तराखंड का आज जो हम अध्ययन करेंगे, उत्तराखंड के इतिहास से हम इसका प्रारंभ करेंगे। इससे क्वेश्चन में आधारित मैं क्वेश्चन आपके सम्मुख लेके उपस्थित हुआ। देखिए दोस्तों, इसका पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है उत्तराखंड में चित्रित शैल पिंड रॉक स्केलेट कहाँ मिलते हैं और वो किस काल के हैं, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसको मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश आपको करूँगा। देखिए, कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से इससे पहले मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो ये उत्तराखंड में जो शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं, जिसे हम पिंट रॉक के माध्यम से भी जानते हैं, तो दोस्तों ये पाषाण मानव द्वारा ये बनाए गए ये हैं, क्योंकि ये अतीत का हमें ज्ञान या बोध कराते हैं कि हमारे उस समय हमारे पूर्वज किस प्रकार से अपनी दैनिक जीवन को किस प्रकार से यापन करते थे, क्या क्या चीज़ों का उनको ज्ञान था, वो सारे कुछ इस गुफा के अंतर्गत या कहें इस लखुडियार गुफा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको उत्तराखंड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जो कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत और गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत दोनों जगह ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो ये चित्र बने हैं ये इस प्रकार के चित्र हैं, देखिएगा आप, क्योंकि आपको ये समझने में बड़ी आसानी होगी कि आखिर हमने तो ये कह दिया कि उत्तराखंड में जो शैल चित्र जो प्राचीन अभिलेख जिसे हम कहते हैं, ये इस प्रकार से मानव के ये चित्र बनाए गए हैं। इसमें हाथी, घोड़ा और क्या बोलते हैं शिकार के दृश्यों का चित्रांकन इसमें किया गया है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से ये रॉक है, ये पहाड़ी में, ये पहाड़ी के अंतर्गत ये जो ये पहाड़ दिख रहा है, इसके अंतर्गत ये चित्र बने हैं, लाल रंग से इसमें बनाए गए हैं। जैसे पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार से एकजुटता के साथ रहते थे, मिलजुल कर शिकार करता था, तो आपको कहीं ना कहीं इस चित्र के माध्यम से ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ बहुत से लोग हैं जो हाथ पकड़ के आगे को निरंतर चलते हुए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की पेंटिंग आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा से पशु को दिखाया गया है। मान लीजिए ये कोई एक बैल है, तो उसके चारों तरफ इंसानों को दिखाया गया है जो भाले लेके अपने हाथ में खड़े हुए हैं। इस जानवर को मारने की कोशिश करें, मगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जानवर इन पर हावी हो रहा है। और इस प्रकार के कुछ लेख आपको देखने को मिलेंगे जो इनकी भाषा से संबंधित है। आइए जानते हैं इस लखुडियार से संबंधित ये जो शैल चित्र हैं, इनसे संबंधित कुछ चीज़ें आपके सम्मुख रखना चाहूँगा मैं विस्तारपूर्वक। देखिए दोस्तों, ये लाख गुफा के नाम से प्रयोग आती है चित्र शैल ये देखने को मिलेंगे। इसको हम लखु गुफा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये गुफा जो सर्प के शेषनाग के जो सर्प का फन होता है उसके आधार पर इस तरह का ये है। इसके नीचे से नदी का प्रभाव है। अब देखिए लखुडियार क्या है। देखिए, लखुडियार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग के जो मुख्य मार्ग है उस स्थान पर ये पड़ता है, या कहें ये मुख्य मार्ग के बीच में ये दल बैंड के पास, जहाँ पर हनुमानगढ़ी का एक मंदिर भी है। इससे थोड़ा सा इस जहाँ पर ये चित्र प्राप्त होते हैं, थोड़ा सा उससे अगर आप 1 किलोमीटर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको ये हनुमानगढ़ी का मंदिर दिखेगा। ये भी एक बड़े से चबूतरे पे ये हनुमान जी का मंदिर है ये। और ये जो शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं, जो ये ग्राम दिगोली की सीमा पर ये विद्यमान है और हिमालय की गोद में ये बसा जो बिनसर है, बिनसर से निकलने वाली 2 सरिताएं, कहने का मतलब है बिनसर की तरफ से 2 नदियों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ से एक तो सर्प के आकार का ये देखने को मिलता है, दूसरा ये आप उत्तर की ओर से सुप्याल नदी के रूप में ये आगे को बढ़ती हैं। तो इस तट के सम्मुख से ये गुफा स्थित है और ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का ये केंद्र रहा है, क्योंकि लखुडियार गुफा जो प्राप्त हुई है उसमें प्रागैतिहासिक काल के बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं जो आकर्षण का केंद्र है। और सुप्याल नदी के दाहिनी ओर या उसके किनारे की एक बड़ा सा टीला है जो बहुत ऊंचा ये पत्थर का टीला है, या कहें ये एक पहाड़ी है जहाँ पर ढलवी चट्टान पर ये स्थित है। यह शायद दल बैंड में निर्मित पुलिया एवं हनुमान मंदिर से यह स्पर्श दिखा। यदि आप हनुमान मंदिर से भी खड़े होकर इस चित्र को देखोगे तो आपको ये स्पर्श रूप से दिखाई देगा। ठीक है,
ये थोड़ा सा मैं आपके सम्मुख से ये उपस्थित किया था कि इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। देखिए उत्तराखंड में जो शैल चित्र कुमाऊं में लखुडियार नामक स्थान पर ये प्राप्त होते हैं, और गढ़वाल की यदि बात करूँ ये ग्वार उडियार आदि स्थानों में ये प्राप्त होते हैं। इनको प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अशोक के धर्मलेख कहाँ पर मिलते हैं, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊं तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के धर्मलेख जो कालसी पाषाण पर ये मिलते हैं। अगर ये कालसी कहाँ पर स्थित है, कभी क्वेश्चन आता है तो ये उत्तराखंड के देहरादून जनपद में ये स्थित हैं, जो पाली भाषा जिसे मगधी भाषा के रूप में इसे लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि ये अशोक का जो स्तंभ है तो इसमें किस प्रकार की भाषा का उल्लेख किया गया है और किस प्रकार से ये इसकी लिखावट है। देखिए दोस्तों, जो ये स्तंभ है ये अशोककालीन अभी ये शिलापट है। इस तरह का इसमें ये लेख खुदे हुए हैं जो अभी हम जो मनुष्य द्वारा इनको पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये लेख है ये अनभिज्ञ है या कहें इसकी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं है। तो इसमें किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस लिपि को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो शंकराचार्य का देह त्याग कब और कहाँ हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो गुरु शंकराचार्य का जो देह की यदि मैं बात करूं, ये 820 ईसा में इनका देह त्याग हो गया था, जो श्री केदारनाथ में इनका देह त्याग होता है। शंकराचार्य का देह त्याग किस स्थान पर हुआ, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये श्री केदारनाथ में इनका क्या हुआ था, देह त्याग हुआ था। इन्होंने अंतिम सांसें यहाँ पर ली थी। और यदि मैं बात करूँ ये किस वर्ष हुआ था, तो ये 820 ईसा में इनका देह त्याग हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर की प्रश्न की बात करते हैं। तो केदार भूमि गढ़वाल का एकीकरणता कौन था। देखिए जो केदार भूमि है जो गढ़वाल के अंतर्गत एकीकरण करता कौन था, उसके या कहें उसका संरक्षक कौन था। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यदि मैं बात करूं जो केदार भूमि जो गढ़वाल का एकीकरण करता, यह पवार वंशी जो राजा था अजयपाल, ये क्या था, इसका करता धरता था। कौन था, अजयपाल इसका था। ठीक है, अब बात कर दोस्तों अब पांचवें प्रश्न की यदि हम बात करें, मनोदय काव्य के अनुसार पवार वंशी राजा मानशाह का किस चंद्र राजा से युद्ध हुआ था, आपको ये बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यानपूर्वक इसे देखें। दोस्तों यदि मैं बात करूं जो मानवंद काव्य के अनुसार जो पवारवंशी जो राजा था उसका युद्ध मानशाह का युद्ध किस चंद्रवंश के राजा के साथ हुआ था, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये राजा कौन था। दोस्तों ये राजा लक्ष्मण चंद्र था जिसके साथ इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, लक्ष्मण चंद्र वो राजा थे जिनके साथ इनका युद्ध हुआ था, ये चंद्रवंशी राजा थे। ठीक है, अब प्रश्न की यदि मैं बात करूं माता करुणावर्ती या कर्णावती कौन थी और उसकी प्रधान सफलता क्या थी, ये आपको ये बताना है। दोस्तों यदि मैं बात करूं जो राजमाता है कर्णावती पृथ्वी, छठे नंबर की क्वेश्चन की यदि बात करें राजमाता कर्णावती कौन थी, उसकी प्रधान सफलता क्या थी, यदि हम इसके बारे में जानें तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो राजमाता कर्णावती पृथ्वीपति शाह की ये क्या थी, ये माता थी। जब वो अवयस्क थे, पूर्ण रूप से वयस्क नहीं हुए थे, तो उस अवस्था में उनकी क्या करती थी, संरक्षा का उनकी देखभाल ये करती थी, संरक्षिका थी इनकी। तो उन्होंने क्या किया, मुगलों के जो सेनापति को उनके द्वारा पराजित नहीं किया गया था और उनकी सेना को नाक काटने के लिए विवश कर दिया गया था, इसलिए इनको क्या कहा गया था, कर्णकटी या कर्णावती, इस प्रकार से इनका ये नाम रहा। ठीक है, क्या किया गया था, उनकी सेना को नाक काटने के लिए विवश कर दिया गया था, इसलिए जो नाम आता है कर्णावती का नाम नाकटी रानी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो उसको देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाल के पवार राजवंश का संस्थापक कौन था, उसकी राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। पहले तो संस्थापक कौन था, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों पवार राजवंश का जो संस्थापक का कनकपाल वो क्या था, इसका संस्थापक था और उनकी जो राजधानी चांदपुरगढ़ इनकी क्या थी, राजधानी थी।
चांदपुर गढ़ इनकी क्या थी, राजधानी थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो 8वें नंबर का जो प्रश्न है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन को यदि आप 6-7 साल के पेपरों को उठा के देखोगे तो ये वाला प्रश्न कहीं ना कहीं 1-2 बार पूछा गया है। देखिए, खुड़बुड़ा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, युद्ध का परिणाम क्या हुआ था उसमें, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका आंसर अवश्य पता होगा। देखिए दोस्तों, जो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था 1804 में, इस युद्ध का उद्घोष हुआ था। गोरखा और जो महाराज प्रबंध शाह थे उनके मध्य क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। प्रबंध शाह देश रक्षा या वीर गति को इस युद्ध में क्या हुए, अपने उनको प्राण न्यौछावर करने पड़े। और जो गोरखाओं ने यहाँ पर किसको हरा दिया था, 1804 में प्रबंध शाह को यहाँ पर, प्रद्युम्न शाह को यहाँ पर हरा दिया था और यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनके जो भाई थे उनको वो अपने साथ नेपाल ले गए और वहीं पर ही उनको कैद कर दिया गया था। और कहते हैं कि 84 या 85 साल के वर्ष में उनको वहाँ से छुड़ाया गया था। ठीक है, और ये इस प्रकार की ये घटना घटी हुई थी। ये गढ़वाली सेना से क्या हुई, यहाँ पर पराजित हो गई गोरखाओं से। यहाँ पर कौन पराजित होगी, ये आपके खुड़बुड़ा के युद्ध में जो प्रद्युम्न शाह थी उनकी सेना यहाँ पर क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी। अब बात करते हैं कुछ पुस्तकों के लेखकों के बारे में बात करेंगे। देखिए, 9वां नंबर के प्रश्न है, इन पुस्तकों के लेखकों का नाम क्या है, आपको बताना। CU की पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, और सभा सार कौन है, हिमालयन गजेटर के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। 4 ये जो पुस्तकें हैं इनके आपके लेखकों के नाम आपको बताना है। युवान जो CU की जो थे, इस पुस्तक के लेखक युवान वाचुक थे, उनका नाम था युवान वाचुक इनका नाम है। और यदि मैं बात करूं हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक बाण भट्ट द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और सभासार महाराजा सुदर्शन शाह द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और हिमालयन गजेस्टेटर जो लिखा गया है E.T. एटकिंस द्वारा इसको लिखा गया है, एटकिंस द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 10वें नंबर का प्रश्न। इन राजवंशों के संस्थापक कौन थे। जो ये कुछ राजवंश आपके दिख रहे होंगे, कार्तिकेय राजवंश, पवार राजवंश, कार्तिकेयपुर, ये कतूरी राजवंश, चंद्रवंश, इनके संस्थापक कौन है, इनके संस्थापक के ये नाम आपको बताने हैं। ये उसमें इनके कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश का जो कर्ता धर्ता थे वो बसंत देव के क्या थे, कर्ता धर्ता थे। और कार्तिकेयपुर जिसे कतूरी राजवंश का जिसे कहते हैं अशांति देव इसके क्या थे, कर्ता धर्ता थे। ठीक है, अब बात करते हैं पवार राजवंश का जो संस्थापक था कनकपाल था। और चंद्र राजवंश का जो संस्थापक जो रहा था अभय चंद्र या थोहर अभय चंद्र इनका नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न की यदि बात करें, अमोद भूति किस राजवंश का राजा था और उत्तराखंड में उसकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो अमोद भूति कुलिंद राजवंश का ये राजा था और उसकी मुद्राएं आपके अठरू और थयुड़ आदि स्थानों से ये प्राप्त हुई है। ठीक है, 12वें नंबर की बात करें तो गुप्त काल में गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का क्या नाम था और उस काल में कहाँ और कौन सा राजवंश या राज करता था, या कौन सा उसमें जो राजा था, या कुमाऊं और गढ़वाल की बात करें तो कौन इसमें राज करता था। देखिए तो यदि मैं गुप्त काल की बात करूं तो गुप्त काल कुमाऊं और गढ़वाल प्रदेश का नाम कीर्तिपुर था। उस समय वहाँ कुलिंदों का क्या था, शासन उस समय ये था। गढ़वाल और कुमाऊं में कुलिंद वंश का ये शासन था। अब 13वें नंबर के प्रश्न पढ़ते हैं। श्री हर्ष के पश्चात उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश का कौन था, वो उनकी राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इस 13वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो हर्ष के पश्चात जब उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो प्रमुख शासक था, जो वंश था, उसका पौरव राजवंश था और उनकी जो राजधानी थी बहरापुर इनकी राजधानी थी। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब 14 नंबर का प्रश्न, महाराजा धीराज ललित सुदेव किस राजवंश का ये था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर इनका यदि मैं बात करूं तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश के ये थे, ठीक है। अब 15 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कुमाऊं में कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश का अंतिम गढ़ कौन था और उसका विनाश किसके द्वारा हुआ था। जो कुमाऊं में जो कार्तिकेयपुर था, कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक कौन था या गढ़ कौन था जो जिसका विनाश हो गया था। अब बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर की यदि मैं बात करूं, जो कुमाऊं में जो कार्तिकेयपुर जिसे हम कत्यूरी वंश भी कहते हैं राजवंश का अंतिम गढ़ सल्ट माना जाता था और मनाली गढ़ इसका ये था और जिसका विनाश चंद्र राजा बाज बहादुर चंद्र ने इसका क्या किया था, विनाश कर दिया गया था, ठीक है। कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण कब हुआ था। अब कुमाऊं की यदि बात करें, कुमाऊं पर जो रोहिला आक्रमण हुआ था वो 1743 से 1744 तक का ये आक्रमण रहा। 1743 से 1744 तक का ये आक्रमण रहा, ठीक है। अब बात करते हैं 17वें नंबर के प्रश्न। इतिहासकारों के अनुसार चंद्र राजवंश को उदास बूढ़ा अन्यायी राजा कहा। उस समय राजा ने जकीरिया प्रकार का कौन सा कर लगाया था, ये आपको बताना है। देखिए एंटिकेशन के अनुसार जो लोग चंद्र राजवंश के जो बाज बहादुर चंद्र को उदास बूढ़ा या अन्यायी राजा उसको कहा करते थे, क्योंकि उसने जजिया कर का प्रकार प्रति व्यक्ति कर यहाँ पर क्या कर दिया था, आरंभ कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर कर देना पड़ेगा, इस प्रकार का जजिया कर इनके द्वारा लगाया गया था। अब देखो 18 नंबर का प्रश्न, पुरखू पंथ कौन था, उसका वध किस युद्ध में हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरखू पंथ चंद्रराज का जो रुद्रचंद्र का सेनापति ये था और उसका वध ग्वालदम युद्ध के अंतर्गत इसका वध हुआ था। देखिए जो रुद्रचंद्र था तो उसका ये क्या था, सेनापति था। और जब गढ़वाल के अंतर्गत जब ये सेना जा रही थी कुमाऊं से तो ग्वालदम के पास ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध के दरमियान इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हो गए थे। अब 19वें नंबर के प्रश्न की यदि बात करें, चंद्र राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, उसकी राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 19वें नंबर का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। चंद्र राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूँ चंद्र वंश का जो वास्तविक संस्थापक थोहर अभय चंद्र ये इसका वास्तविक संस्थापक था और उसकी राजधानी चंपावत थी, ठीक है। राजधानी कहाँ थी, क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी चंद्रवंश का राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो वो आपकी चंपावत में थी। अब देखिए 20वें नंबर का प्रश्न की हम बात करें, चंद्र राजा बालो कल्याण चंद्र की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी। जो बालो कल्याण चंद्र थे उनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर उसके बखान की यदि हम बात करें तो इनके द्वारा किया गया था, राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा इन्होंने हस्तांतरण की थी और अपने विस्तृत जो विजयों द्वारा उन्होंने क्या किया था, प्रथम बार महाराजा धीर की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी, ठीक है। इनकी उपलब्धि रही। कुमाऊं में देखिए कुमाऊं के अंतर्गत यदि बात करूँ, कुमाऊं एलरवारविक किसे कहा जाता है, गोरखा अंग्रेज युद्ध में उसने किसकी सहायता की थी, ये आपको बताना है। देखिए विकी हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। देखिए जो हर्षदेव जोशी के नाम को कहा जाता है, उसने क्या किया था, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी और गोरखाओं को कुमाऊं से या कहें पूरे उत्तराखंड से कहीं बाहर करने का जो षड्यंत्र रचा गया था वो आपका जो हरकदेव जोशी द्वारा इनको ये गढ़ा गया था, ठीक। 22वें नंबर के प्रश्न की बात, संगोली शांति संधि कब और किसके मध्य हुई थी, ये आपको बताना है। अगर हम संगोली की बात करें तो संगोली संधि 2 दिसंबर 1815 को ये महाराज थे जो नेपाल के तथा जो कंपनी सरकार के मध्य ये संधि हुई थी। एक तरफ आपकी ब्रिटिश हुकूमत थी, दूसरी तरफ नेपाल के गोरखा शासन के मध्य ये संगोली की संधि हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 23वें नंबर का प्रश्न, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर का क्या नाम था। देख प्रथम कुमाऊं कमिश्नर का नाम
एडवर्ड गार्डनर इसका क्या था, नाम था। आपको सभी को ये नाम पता होगा। अब 24वें नंबर के प्रश्न की बात करें, ब्रिटिश काल में कुमाऊं डिवीजन का प्रशासनिक इतिहास विद्वान कितने कालखंडों में से विभाजित करते हैं। दोस्तों इस प्रशासनिक क्षेत्र को जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, ये 3 कालखंडों में इसको विभाजित करते हैं। पहला जो कालखंड है टेलर का कालखंड है, जिसमें इसके द्वारा बहुत ढेर सारे विकास ये कहें इत्यादि चीज़ें की गई थी। फिर उसके बाद वेटन का कालखंड आया। फिर तीसरे नंबर पे रामजे का ये कालखंड रहा। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 25वें नंबर का प्रश्न की यदि मैं बात करूँ, टिहरी गढ़वाल राज्य के भारत संघ में विलय पत्र डॉक्यूमेंट्री ऑफ ऑक्सेशन पर हस्ताक्षर कब हुए थे। देखिए, जब टिहरी राज्य का विलयीकरण की बात करूं, टिहरी रियासत की बात कर रहा हूं मैं, जब उसका विलयीकरण जब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जब हुआ था, तो उसके अंतर्गत ये भारत के अधीन होने के पश्चात इस विलय पत्र को किसके हस्ताक्षर हुए थे, इसमें कब हस्ताक्षर हुए थे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल राज्य के विलय पत्र पर महाराजा मानवेंद्र शाह द्वारा 8 अगस्त 1947 तथा जो वहाँ के उस समय जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन द्वारा 16 अगस्त 1947 को इस पर क्या कर दिए गए थे, हस्ताक्षर कर दिए गए थे। ठीक है, अब हस्ताक्षर किसके किसके समय में हुए थे। देखिए, एक तो मानवेंद्र शाह द्वारा 8 अगस्त 1947 को, और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन थे उनके द्वारा 16 अगस्त 1947 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। और उसके पश्चात ये भारत गणराज्य के अंतर्गत ये टिहरी रियासत आ गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 26वें नंबर का प्रश्न। देखिए, इसमें कह रहा है, ये लघु उत्तर दीजिए कह रहा है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। गढ़वाल चित्र शैली क्या है और नाला पानी युद्ध क्या है, इसके बारे में ये बताना है। देखिए दोस्तों, जो गढ़वाल चित्र शैली, जो पहाड़ी चित्र शैली का ही एक ये शाखा या कहें एक भाग था, जिसका विकास आपको देखने को मिलेगा 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। इसके अंत में जब गढ़वाल राज्य का विकास हुआ, तो इन शैल चित्रों के अंतर्गत जो चित्रकार थे, जैसे कि आपको पता होगा हीरालाल, मंगत राम और मौला राम का नाम विशेष रूप से क्या होता है, इस गढ़वाल शैली के विकास में इनका नाम लिया जाता है। और जो गढ़वाल चित्र कला को जो संरक्षण प्रदान किया गया था वो मौला राम द्वारा किया गया। तो जो विश्व पटल पर गढ़वाल चित्र शैली को एक जो नाम और फ्रेम जो मिला, वो आपको देखने को मिलेगा मौला राम के समय में ये चीज़ें मिली। और पहाड़ी शैली, जिस समय पहाड़ी शैली का विकास हो रहा था, उस समय जो पहाड़ी रियासतें थी, तो उस समय वहाँ पर पहाड़ी शैली का प्रभाव अधिक हो रहा था। दूसरे दौर पे गढ़वाल चित्रशैली का भी प्रभुत्व अपने आप में बढ़ रहा था। वो सारा जो क्रेडिट जाता है वो मौला राम जी को इसका क्रेडिट जाता है। और जो चैल चित्र का जो चैल चित्र जो बनाए जा रहे थे या शैलियाँ जो बनाए जा रहे थे, उनका जन्म श्रीनगर के जो पवार राजवंश के जो राजा थे, उनके संरक्षण में ये चीज़ें हो रही थी। देखिए, जो रियासतें हैं, आपको देखोगे कुल्लू शैली को या कहें आप यदि देखोगे तो चंबा शैली को देखोगे, गुलेर शैली को देखोगे, कांगड़ा शैली को देखोगे, पहाड़ी शैली को देखोगे, सिख शैली को देखोगे, तो इन शैलियों के मध्य जो संरक्षण करता रहे हैं वो आपके जो छोटे छोटे जो रियासत थी ना, उन रियासतों के अंतर्गत जो राजा थे उनके संरक्षण के अंतर्गत ये चित्रकार अपना जीवन यापन करते थे और समाज को उन चीज़ों से रूबरू कराते थे, अपनी आर्ट से, यूँ शैली से इसको रूबरू कराते थे। और राजाओं के संरक्षण में इनका चित्रकारी संरक्षित रही। और महान चित्रकार मौला राम के पश्चात चित्रशैली का जो अनवरत गति होने लगी थी। क्या है, मौला राम के बाद जो गढ़वाल शैली का जो चित्र थे वो कहीं ना कहीं क्षीण होने शुरू हो गए थे। और गढ़वाल चित्रशैली का जो परिचय की यदि मैं बात करूँ, तो इतिहास में जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं, उनको इस की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नाला पानी युद्ध की। यदि हम बात करें तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। नाला पानी किस स्थान पर है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये देहरादून से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और जिसे अब खलंगा कहते हैं। खलंगा एक टीले पर गोरखाली जो सैन्य शिविर था, जो 1894 में इस को लगाया गया था। अक्टूबर और नवंबर में इस
नालागाड़ी में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या था, जो बलभद्र सिंह गोरखा सेना का जो सेनापति था, वो गोरखाओं ने जिस अद्वितीय वीरता का यहाँ पर परिचय दिया था, उनकी प्रशंसा अंग्रेज लेखकों द्वारा यहाँ पर की गई थी कि किस प्रकार से जो गोरखा सैनिक थे उन्होंने अपनी वीर और शूरता का यहाँ पर क्या गया था, प्रदर्शन किया गया था। और ये युद्ध बहुत भयंकर हुआ था। इस युद्ध में अगर हम 30 नवंबर 1894 को ये नालापानी युद्ध में अंग्रेजों की यहाँ पर क्या हुई थी, विजय प्राप्त हुई थी। और दूसरी ओर यहाँ पर गोरखा का यहाँ पर क्या हुआ था, पतन हुआ था और गोरखा यहाँ पर हार गए थे। आज नालापानी खलंगा नाम से इसे जाना जाता है। तो ये दो छोटे स्मारक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला स्मारक जो आपको देखने को मिलेगा बलभद्र सिंह का यहाँ पर देखने को मिलेगा, तथा जो दूसरा स्मारक मिलेगा एक गिलपी की स्मारक यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 27वें नंबर का प्रश्न की बात करूँ, ये तिथियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में अगर हम जानते हैं। देखिए 8 सितंबर 1803 क्यों प्रसिद्ध है, इसको देखिए। गढ़वाल और कुमाऊं में भीषण भूचाल यहाँ पर हुआ था, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। अब 2 दिसंबर 1815 को क्यों ये प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों सिंगोली की जो संधि हुई थी, ये इसी समय ये हुई थी, 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। और 28 दिसंबर 1815 को क्या हुआ था, इसमें हम देखते हैं। तो देखिए 28 दिसंबर 1815 को जो सुदर्शन शाह द्वारा क्या गया था, टिहरी नगर की यहाँ पर क्या गई थी, स्थापना की गई थी। और 30 मई 1930 को क्या हुआ था, ये क्यों ये तिथि प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों इस समय 30 मई 1930 को रवाई कांड यहाँ पर हुआ था। और अगर मैं बात करूँ 30 अप्रैल 1930 को, तो यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा पेशावर कांड को यहाँ पर क्या गया था, अंजाम दिया गया था। ठीक है, ये इसलिए ये तिथियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको ये तिथियों को पता होना चाहिए, कौन सी तिथि किस लिए संबंधित है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है संगोली शांति संधि कब हुई थी, ये तिथि नहीं देंगे, तिथि की जगह पे आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि 2 दिसंबर 1815 को ये हुई थी। और कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा पेशावर कांड किस वर्ष किया गया था, वो तिथि बताइए, तो आपको वर्ष भी पता होना चाहिए, तिथि भी पता होना चाहिए। 30 अप्रैल 1930 को ये संपन्न हुआ था। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है, इन 28वें नंबर का प्रश्न, इन ऐतिहासिक घटनाओं के कारण बताइए। अब आपको बताना है महाराजा प्रद्युम्न शाह की पराजय के कारण क्या रहे, और नेपाल और अंग्रेजों युद्ध का कारण क्या, जो नेपाल और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका कारण क्या रहा था। अगर हम बात करें दोस्तों, जो महाराजा प्रद्युम्न शाह थे उनकी पराजय का कारण की यदि हम बात करें, तो दोस्तों उनके पराजय के प्रमुख 4 कारण हैं। उन 4 कारणों पर हम बल देंगे या कहें उनको आपके सम्मुख रखने की मैं कोशिश करूंगा। पहला तो ये क्या था, हिमालयी राज्यों में राजनीति की जो सूझबूझ का अभाव था। राजनीति किस प्रकार से हिमालयी क्षेत्रों में की जाती है, किस प्रकार से वहाँ पर जनता को अपने वश में करना है, या उसके बीच किस प्रकार का तालमेल होना चाहिए, राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी चूक रही। राजनीति की अभाव था, या कहें राजनीति की समझ ना होने के कारण से वे परस्पर आपस में क्या हुए, लड़ते रहे। हिमालयी राज्यों में ये अपने आपस में ये झगड़ते रहे कि मैं राज्य करूंगा, ये इस प्रकार से नीति रही। और दूसरा कारण रहा, मंत्रियों में समय समय पर क्या हुआ, फूट पड़ जाना, उनके बीच तालमेल का अभाव होना। और जब ये राजधानी में जब राजनीतिक क्या थे चीज़ों का बोलबाला अधिक होना चाहिए, अशांति व्यवस्था का प्रारंभ हो जाना। और यदि मैं बात करूँ 30वें नंबर की जो महत्वपूर्ण चीज़ रहती है दोस्तों, तो यहाँ पर राजकोषीय शून्य हो जाना। जो राजकोष का जो धन है, आवंटन है, वो कहीं ना कहीं उसका क्षीण हो जाना, उसको सही तरीके से संचालित नहीं कर पाना, उसको रूटीन में नहीं ला पाना। पूर्ण रूप से ये जो राजकोष था वो पूर्ण रूप से खाली हो चुके थे। अब बात करता हूँ चौथे नंबर का, जो चौथा कारण इसका जो रहा दोस्तों, वो सैन्य बल की निर्भरता रही। क्योंकि सैनिकों में एक असंतोष का भाव यहाँ पर पैदा हो गया था। किसी भी प्रकार की उनके अंदर का ये क्षमता या कहें ऊर्जा ये नहीं थी कि ऐसी कोई पॉजिटिविटी नहीं थी कि उनके अंदर का नकारात्मकता ज़्यादा भर गई थी। अगर सकारात्मकता की कमी रही, जिसकी वजह से युद्ध में उनकी पराजय होना और सैनिकों की अधिक संख्या में मृत्यु हो जाना, तो ये इसका कारण रहा। अब बात करते हैं नेपाल अंग्रेज युद्ध का कारण क्या है, नेपालियों के बीच और अंग्रेजों के मध्य क्यों युद्ध हुआ, उसका कारण के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो तराई
तराई को हस्तगत करने के लिए अंग्रेजों ने क्या है, जो तराई का जो क्षेत्र है अनुचित घुसपैठ वहाँ पर किया। वे क्या करने बहाने से, ये घुसपैठ के बहाने से वे एक दूसरे को ढूंढते रहे या ढूंढ कर युद्ध करने की कोशिश यहाँ पर रही। और गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य दो शक्तियों का विस्तारवादी नीति यहाँ पर का एक वो रहा, कमी रही, इसलिए युद्ध की स्थितियाँ बनी। और अंग्रेज़ों के अनुसार यदि मैं बात करूँ तो युद्ध का जो तात्कालिक जो कारण था अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य, तो शिवराजपुर और भटुआ वाला पर जो गोरखाओं का बल पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया था, उनको अपने अधीन कर लिया गया था, ये कारण ये रहे। अब इसके रिक्त स्थानों की हम यहाँ पर पूर्ति करेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखिए शकुंतला पुत्र भरत का जन्म डैड स्थल पर हुआ था। किस स्थान पर शकुंतला पुत्र का जन्म भरत का हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका जो जन्म हुआ था मालिनी तट पर, यह कर्णावन आश्रम था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। कर्णाव आश्रम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर राजा भूदेव का शिलालेख डैड किस स्थान पर मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर इनका शिलालेख की यदि मैं बात करूं तो ये शिलालेख आपके बागेश्वर में ये प्राप्त हुआ था। अब वीर माधव सिंह भंडारी डैड राजा का सेनापति कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका सेनापति कौन था। देखिए वीर माधव सिंह भंडारी का पवार राजवंश का जो महीपति था, इसका विख्यात क्या था, सेनापति था। ठीक है। अब कुमाऊं, देखिए अब मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ आपसे, कुमाऊं तराई का पुराना नाम क्या है। कुमाऊं तराई का पुराना नाम को आपको ये बताना है। तो दोस्तों कुमाऊं तराई का जो पुराना नाम है 84 माल, इसका क्या था, नाम था। ठीक है। पूर्व काल में गढ़वाल और कुमाऊं में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, आपको बताना है इसकी इकाई क्या थी। देखिए पूर्व काल में जब उत्तराखंड में जो भूमि की जो सबसे बड़ी इकाई जो माप थी, ये जूलिया इसका क्या था, ये इसकी माप थी। ठीक है। अब बाढ़ वाला यज्ञ वेदिकाएं किस राजा से निर्मित थी, वह किस काल की हैं, ये आपको ये बताना है। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बाढ़ वाला जो यज्ञ वेदियाँ हैं राजशील वर्मन के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कुलिंद राजवंश द्वारा इसको माना जाता है, जो यमुना घाटी में जो शासन करते थे, या कहें इसके इक्का दुक्के क्षेत्र में या करते थे, तो इनके द्वारा यज्ञ वेदिकाएं 21वीं शताब्दी के तृतीय शताब्दी में इनका निर्धारण किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। या बाड़ा वाला यज्ञ वेदिकाएं किस राजा द्वारा निर्मित की गई, तो ये ऐसी है। ठीक है। राजा शील वर्मन द्वारा इसको किया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।